हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली विश्लेषण में जो एक दो सवाल पूछे गए थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला सवाल ये था कि मैरिज ऑलमोस्ट फिक्स हुई, एंगेजमेंट हुई और 2 बार टूट गई, उसका कारण। दूसरा, पंचम भाव में राहु है तो संतान को लेकर उनका कुछ सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तीसरी बात जो थी वो कुछ प्रोफेशन को लेकर थी। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो जानना है, समझना है, वो ये कि 2 बार एंगेजमेंट क्यों टूटी। आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैरिज को जब कभी भी देखना हो तो हम क्या चीजों पे ध्यान देते थे। 7th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड के ऊपर और 8th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड के ऊपर। इस कुंडली में 7th हाउस में 10 नंबर मकर राशि है और जो भाव का मध्य है वो सूर्य के पास है। ठीक है, इस कारण से जो 7th हाउस की आत्मा हुई वो सूर्य खुद हो गई। सूर्य 7th हाउस को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए उस चीज को हम बुरा तो नहीं मान सकते। प्लेसमेंट यहाँ से ठीक कही जाएगी। इसी तरीके से जो 8th हाउस है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, वहां पे जो मिड पॉइंट आ रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के पास। मंगल भी इस कुंडली में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और 2nd हाउस में बैठकर 8th को देख रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस को सेफ रखा जा सके, पहली कंडीशन। तो जहाँ पे हम इस बात के लिए थोड़े से इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ, मैरिज जो है वो टाइमली हो जानी चाहिए, यानी कि जातिका का भी मन करेगा कि शादी हो जाए। कोई ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा जो कि मैरिज को डिले करा सके। अब दूसरी बात मैंने आप लोगों से कही थी कि 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड को भी देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, 7th हाउस जो है वो शनि का घर है, 10 नंबर राशि, और 8th हाउस जो है वहां पे भी शनि का ही घर। शनि अपने हर काम को थोड़ा सा दुख के साथ और देरी से करते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम मैरिज को बोलेंगे वो हम कहेंगे कि 30 से लेकर, बल्कि 30 भी नहीं, मैं तो यहाँ पे ये बोलता हूँ 33 से लेकर 36 की एज तक हम यहाँ पे मैरिज की हैप्पीनेस की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि शनि जो है अष्टम का स्वामी होकर अष्टम में बैठे। तो ऐसे परिस्थिति में अब जब गोचर होगा शनि का 11 नंबर की राशि, ये कब से होगा? एक तो अभी चल रहा है 2-3 महीनों के लिए, और आगे जाके ऑलमोस्ट 2023 से लेकर 2025 तक होगा। उसके बीच में फिर वो कहीं ना कहीं एक बार वक्री होगी। वो जो पीरियड होगा वो मैरिज का पीरियड होने की पूरी संभावना है। अब मैंने 33-36 को छोड़ के इनको थोड़ा सा पीछे लेकर आ रहा हूँ। कहाँ पे लेकर आ रहा हूँ? 30 और 31वें साल में लेकर आ रहा हूँ। इसका कारण समझ लीजिए। शनि अष्टम में बैठा है, इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ कोई प्रोमिनेंट कर्म है जो कि इस ग्रह को यहाँ पे करवाना है, और मैरिज की हैप्पीनेस के भाव में वहां का स्वामी होकर बैठा है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठे वहां जिम्मेदारी है, इसका मतलब है कि वो इतनी आसानी से हैप्पीनेस को मिलने नहीं देगा। थोड़ा सा वक्त, तकरीबन 31, 32, 33, 3 साल किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई चुनौतियों के साथ मैरिज को आगे बढ़ाते हुए, फिर जब एज ऑफ 36 आ जाएगी तब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्टेबिलिटीज आएंगी लाइफ के अंदर जो कि आपको उस मैरिटल लाइफ के हैप्पीनेस को बढ़ा पाने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये मैरिज का जो सीन आप समझना चाहते हो वो ये है। शनि जैसे ग्रह का जो कि देरी से काम करते हैं वो अष्टम में बैठे हैं, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जब शनि के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा होगा तो वो उस भाव के रिजल्ट्स को करेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जो हैप्पीनेस है, मैरिटल हैप्पीनेस 8th हाउस, उसको हासिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ 36 लग सकता है।
उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपका जो मेन सवाल है कि एंगेजमेंट हुई और टूटी। देखिए, सूर्य भले 7th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, लेकिन सूर्य जब भी या तो 7th में बैठ जाए, या सूर्य जब भी 7th को देखता हो, या जब भी कोई भी पापी ग्रह, पापी इन द सेंस क्रूर ग्रह, जब भी कोई क्रूर ग्रह अपने सामने या किसी भी तरीके से किसी भाव पे दृष्टि डालेगा, तो वहां से आने वाली, ध्यान से समझिए, वहां से आने वाली जीवित वस्तुओं को दूर करेगा। कैसे बोला? जब भी कोई क्रूर ग्रह किसी भाव पे दृष्टि डालेगा, तो उस भाव से आने वाली जीवित वस्तुओं से दूर करेगा। और जब भी कोई सौम्य ग्रह किसी भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो वो उस भाव से आने वाले जीव तत्व को बचाए रखेगा। ये पहला लॉजिक यूज करना। अब देख लीजिए, सूर्य क्रूर ग्रह है और 7वें को दिखता है। 7वां क्या है? आपका मैरिज के बाद आने वाला पार्टनर यानी हस्बैंड, इसलिए उसकी दृष्टि एक ब्रेक दिखा रही थी। केतु जो है उसकी भी दृष्टि 7th हाउस के ऊपर काउंट, वो भी एक ब्रेक दिखाती है। साथ ही साथ इस चीज को समझिए कि गुरु की, जुपिटर की भी एक दृष्टि है जो कि आपके 7th हाउस में है। वहां पे गुरु के हिसाब से तो एक नीच राशि मौजूद है, लेकिन फिर भी गुरु क्योंकि एक सौभाग्यशाली ग्रह माना जाता है, और आपके इस लगन कुंडली के लिए गुरु अच्छे होंगे। कारण यह है कि चंद्रमा भी वहीं बैठे हैं। चंद्रमा की राशि के स्वामी होने के कारण गुरु आपके लिए पॉजिटिव माने जाएंगे, ठीक है। इस वजह से वो अपनी ओर से पूरा प्रयास किए हुए हैं, और उनकी दृष्टि 7th हाउस पे चीजों को कराने में सक्षम हो। लेकिन शनि क्योंकि चीजों को देर से देना चाहते थे, इसीलिए बाकी की दोनों परिस्थितियां उसको फुलफिल नहीं कर सकती। एक बात, अभी मैंने पिछले कुछ समय तक आप लोगों को समझाया था कि अष्टम भाव और सारी, तो मैंने आपसे कहा था कि भाव कैसे काम करेगा। उस भाव में कोई ग्रह होना चाहिए, तब भाव के फल बनते हैं। इस कुंडली के अष्टम भाव में एक ग्रह मौजूद है, इसका मतलब है कि इस कुंडली का अष्टम भाव जागृत है। इस इंसान के जिंदगी में हमेशा 8th हाउस, मैंने क्या बोला था, लोनलीनेस और डिले, ये दो चीजें दिखाता है। इस कारण से क्योंकि वो भाव एक्टिव है, तो वो चीज इनको लेकर आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपकी कुंडली में जिन जिन हाउसेस में प्लैनेट बैठे हो, उसके बाद जिन हाउसेस को प्लैनेट देख रहे हो, वो हाउसेस कहीं ना कहीं एक्टिव माने जाते हैं। जैसे कि इस कुंडली में देख लीजिए, इस कुंडली में 10th हाउस के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं। जो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है वो 10th हाउस है, वहां पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि जो है वो वक्री है, इसलिए उसकी दृष्टि चंद्रमा की तरफ जाएगी, ना कि 10th। एक बात। दूसरा कि इस कुंडली के अंदर अगर आप देखो तो आपको 4th हाउस के ऊपर भी, 4th हाउस के ऊपर भी किसी ग्रह की दृष्टि या कोई ग्रह वहां बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। इस कारण से इनको प्रॉपर्टी वाली चीजें हो, या मन की खुशियां हो, प्रोफेशन हो, या स्टेटस हो, 10th हाउस हो, ये दोनों हाउस अभी एक्टिव नहीं हो पा रहे, और कोई ग्रह की दशा उस पर दृष्टि डाल के भी उसको एक्टिव नहीं कर पा रही। इस कारण से मन की खुशी पाने में भी, और कुछ हद तक स्टेटस प्रोफेशन को भी बनाने में इनको एक वक्त लगेगा। एक संघर्ष सा महसूस होगा। भरे हुए हाउसेस कौन से? 6ठा हाउस भरा है, ऐसे स्थिति में चंद्रमा की दशा है तो रोग चोट एक्सीडेंट से बचना होगा। साथ ही साथ संघर्ष रह सकता है जिंदगी में, इसको समझना होगा। राहु की दशाएं जब भी आती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं या ऐसी चीजें, तो किसी क्रिएटिव वर्क्स में कुछ प्रेम, कुछ संतान से जुड़ी हुई चीजें, जो भी पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजें, उनके रिजल्ट के बारे में कुछ देख सकते हैं। केतु की दशाएं जब भी आती है तो दोस्तों, बड़े भाई बहनों या किसी तरीके के लाभ के बारे में बातें हो सकती है। इसी तरीके से शुक्र और बुध, ये दो ग्रह 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था कि परेशानी दिखाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। तो वो भाव भी एक्टिव है,
कोई ना कोई चीज आपको किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ही परेशान रखती है। इसमें पॉजिटिव साइड क्या आ रहा है वो देखिए, शुक्र जो है वो 11th का भी लॉर्ड है और 4th का भी लॉर्ड है, और यहाँ पे दोनों के लॉर्ड होकर वो 12th में गए। ऐसे स्थिति में आपकी जो अर्निंग होगी और आपका जो सेटलमेंट है ये विदेश में हो सकता है। दूसरी बात, बुध जो है वो 12th का ही स्वामी होकर 12th में ही बैठे हैं, और शुक्र बुध की जो युति होती है ये कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या काफी धन लक्ष्मी प्रदान करने में सक्षम मानी जाती है। 12वें भाव में बैठ के शुक्र और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, यहाँ पे वो अपने मित्र की राशि में है, इसीलिए आप देर से ही सही कुछ अच्छा धन तो फिर भी कमा पाएंगे। ये तो हो गई चीजें। अब जो नॉर्मल हम अपना एनालिसिस करते हैं उसके आ जाएगा। इस कुंडली के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट जो है वो है पुष्य नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, ठीक, और उसी नक्षत्र में सूर्य विद्यमान है, ठीक। इन दो चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होकर वक्री होकर अष्टम में अपनी राशि में जाके बैठे हैं। इसका मतलब है कि इन जातिका का जो मस्तिष्क है, इनका जो सोचने का तरीका है, इनमें शनि की क्वालिटियां आएंगी। एक आएगी स्टेबिलिटी, दूसरी आएगी ये बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं, तीसरी ऐसा इंसान बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है। हाँ, प्रॉब्लम शनि थोड़ा सा काम में लेजी बना सकता है, उस चीज को आपको अवॉइड करना होगा। 8वां घर डिले इसका जरूर है, लेकिन वहां पे आपकी बुद्धि जाके बैठी हुई है और वो भी ह्यूमैनिटेरियन राशि में बैठी हुई है, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इसीलिए आप ऐसी बड़ी खोज कर सकते हो जो कि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, अब उसको भूलता, इस कुंडली में प्रॉब्लम क्या होगी कि जो चंद्रमा है वो 6th हाउस में जाके बैठे। चंद्रमा का 6ठे भाव में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो मन है वो एक तो संघर्ष के भाव में आके फंसा। दूसरा, चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं आपके केतु के नक्षत्र, और आप अगर मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा हो जहां मैंने बोला था कि अगर जन्म राहु और केतु के नक्षत्रों में हो तो क्या सिचुएशन होती, अगर नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, और केतु जो है वो चंद्रमा से षष्ठाष्टक हो गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मन में रहकर कई बार किसी न किसी वजह से कभी शत्रुता, कभी कोई परेशानी, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन के ख्याल पैदा होते हैं। कारण चंद्रमा जहां बैठा है उसका स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उससे षष्ठाष्टक था। इस वजह से 6ठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो संघर्ष करके इंसान आगे जरूर बढ़ सकता है। जहां पे अगर हम प्रोफेशन के तौर पे आपका जो सवाल था उसको देखें तो अगर टाइम आपने जैसे दिया था 540, उस हिसाब से बैंकिंग, टीचिंग ऐसे कुछ काम बच सकते थे। अगर 535 बचता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम। लगन कुंडली में जो आपके 10th हाउस का लॉर्ड मंगल वो 2nd हाउस के साथ कनेक्ट है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट से जुड़ के, क्योंकि सूर्य से संबंध बन रहा है राशि के तत्व से, इस कारण से सरकार से जुड़ के कोई टीचिंग या फिर बैंकिंग ऐसे कोई काम हो सकते हैं। आगे जाकर जब गुरु की दशाएं बने, वो दशा को भी हम आगे देखेंगे, तो उन परिस्थितियों में आप अपना खुद का कोई एक व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं 7th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, और केतु जो है वो आपके 11th हाउस में है। मैंने हमेशा कहा जब भी केतु 11th हाउस में हो, ऐसे स्थिति में आपको जो सोर्स अर्निंग होती है वो वेरिएबल होती है, जो खासकर हम बिजनेस में देखते हैं, ठीक है। इस कुंडली में चंद्रमा जो आ रहा है वो सूर्य से थोड़ा सा श्रापित आ रहा है। माता जी का आशीर्वाद हमेशा लेते हुए चलिएगा हेल्थ में, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके नवमांश के ऊपर कि मैरिड लाइफ किस तरह से दिखाई देगी। इस कुंडली में अगर हम मैरिड लाइफ को देखें तो देखिए
फोर्थ हाउस इज अ टाइम इंपॉर्टेंट हाउस, क्यों? क्योंकि वो मन और मन के सुखों को बताता है। इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस 8 नंबर राशि वहां पे लिखी है, उसके स्वामी मंगल अपने से एक घर आगे बैठे हैं, वो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है। लेकिन शनि जो कि दुखों के कारण माने जाते हैं, और दूसरा राहु जो कि कहीं ना कहीं शनि की तरह काम करते हैं लेकिन एंजाइटी देते हैं। इन दो ग्रहों का फोर्थ हाउस में आके बैठ जाना ये थोड़ा सा कुछ दुख परेशानियों को इंगित करता है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे 10th हाउस में गुरु बुध जैसे दो शुभ ग्रह है, गुरु और केतु के साथ आने से यहाँ पे केतु बुध या गुरु की तरह या शुक्र की तरह काम करते हुए काम करेंगे, तो वो पॉजिटिव है। इस लिहाज से 3 शुभ ग्रहों की दृष्टियां फोर्थ हाउस पे आएगी जो कि काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेंगी, सेफ करेंगी। सूर्य नीच राशि हो रहे हैं लेकिन नीच बंद हो रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में चुनौतियां आएंगी मैरिज लाइफ के अंदर, हो सकता है 3-4 साल तक किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई वजह से आप चुनौती महसूस करें, लेकिन उसके बाद एज ऑफ 36 के आगे जाके धीरे धीरे जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चंद्रमा सूर्य से सामने है, पूर्णिमा का है, इसीलिए आप अपनी उम्मीदें नहीं त्यागोगे, बहुत ही पॉजिटिव होकर चीजों को कर पाओगे, बिना अनुमान से हम कह सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आपका फर्स्ट हाउस है, यानी कि जहाँ 5 नंबर राशि लिखी है, उसके स्वामी हो रहे हैं सूर्य, वो हो रहे हैं पहले नीच राशि, फिर कर रहे हैं नीचता भाव। सूर्य का तीसरे भाव में बैठना अच्छा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में हो सकता है या मैरिज के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां शुरू में महसूस होंगी, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं चीजों को आप ठीक कर पाओगे। नवमाशी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह शापित तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई चुनौती बने, लेकिन हाँ सलाह यही दूंगा कि अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिएगा, वो मेन रीजन ना बने मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी चुनौती देने के लिए। अब चलते हैं कि दशाएं क्या है। अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो आपकी ये दशा चल रही थी 2019 के आसपास, जब आपने कहा है सितंबर, तो सूर्य की महादशा में सूर्य का ही अंतर था, और मैंने बता दिया कि वो पृथकतावादी ग्रह है, इसलिए 7th हाउस से जुड़कर जो जीत था, उन्हें हस्बैंड था, उसको नहीं दे पाया और आपकी एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया। सेकंड वाली कंडीशन जो आपने ली वो भी ऑलमोस्ट सूर्य की दशा के हिसाब से ही चली, लेकिन सूर्य क्योंकि 7th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, तो फिर वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा। लेकिन आप इससे हटकर एक दूसरी दशा के तहत रिएक्शन दे रहे हो, उस चीज को समझिए। ये वो दशा है जिसके तहत आपके सारे रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में हर कोई चीज बहुत अचानक से हो जा रही है 2009 से, और यह हालत रहेगी 2027 तक। राहु की महादशा में 2019 में, जहाँ पे हम अक्टूबर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ये टाइमिंग्स, इसकी वजह से अब देखो राहु और केतु के जब फॉर्मेशन चल रहे थे, उस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपने एक ब्रेक को देखा। दूसरा ब्रेक आपने जो है वो शुक्र के फॉर्मेशन में देखा। शुक्र को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका 7th हाउस है, वहां से षष्टक 6 घर आगे बैठा हुआ, जो कि उसके लिए शत्रु माना गया। इस कारण से शुक्र की दशा में भी मैरिज हो पाने में थोड़ी सी चुनौती थी। जो ड्यूरेशन में आपको कह रहा हूँ वो आ रहा है 2023 और 2025 के बीच में। ये जो ड्यूरेशन बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे शुक्र आखिरी में खत्म होते हुए, या फिर ये जो सूर्य आएगा इस पीरियड में कहीं जाकर आपको मैरिज होती हुई नजर आ सकती है। अब आपका एक सवाल संतान को लेकर था कि राहु का वहां बैठना। देखिए, राहु यहाँ बैठा है तो संतान थोड़ी सी देरी से दे सकता है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका 5th हाउस है, उसमें राहु का बैठना और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आना, ये थोड़ा सा चुनौती देता है फर्स्ट चाइल्ड के केस में, क्योंकि एक तो प्रकृतवादी ग्रह वहां बैठा हुआ और मंगल अंगारक ग्रह होकर वहां देख रहा है। इसलिए फर्स्ट जब चाइल्ड हो तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, वो थोड़ा सा वैसे तो प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर वही बात होती है कि जब भी कोई क्रूर ग्रह किसी भाव को देखता है तो वो उसके जीव तत्व को हानि पहुंचाता है, जबकि वो उसके निर्जीव चीजों को बढ़त देता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कुंडली में जब मंगल आपके पंचम पे दृष्टि डालता है तो यहाँ पे ये आपको
एजुकेशन में लॉजिकली सपोर्ट करता है, जबकि चाइल्ड वाला मैटर जो इस हाउस से आने वाले जीवित चीजें उसके साथ थोड़ी सी चुनौतियां देता है। अगर इस केस में कोई बॉयफ्रेंड वाली कंडीशन बनती है तो वो मंगल और राहु का मौजूदगी यहाँ पर उसको भी ब्रेक कराएगी, क्योंकि वो जीव तत्व की चीजें मानी जाती है। तो ये चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन में हम देखें तो अभी आपकी जो दशा है वो हम देख रहे थे कि सूर्य की महादशा है नॉर्मल कंडीशन में जो चल रही है, वो वाला नहीं जो कि हम एक्शन रिएक्शन में देख रहे हैं, उसके बजाय हम यहाँ देखें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। इसको ध्यान से देखा जाए तो 2025 से 2035 तक इस समय में आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वो पीरियड हो सकता है जिसमें जिंदगी थोड़ा सा ना चुनौतियां देती हुई दिखा रही है। इसके बाद के पीरियड में जब सेकेंड हाउस एक्टिवेशन दे रहा है मंगल, वहां से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स, प्रोफेशनल के अंदर प्रोफेशंस में कुछ गेन्स बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है तो आपको ज्यादा फोकस प्रोमिनेंट होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के ऊपर और अपने मन की खुशी के ऊपर। शनि की जिस तरीके से प्लेसमेंट है वहां पे मैं यही बोलूंगा, मेडिटेशन करिए। और मंगल और शनि का फॉर्मेशन आमने सामने हो रहा है, इस कारण से किसी तरह से कोई खोज, कुछ ऐसा जो कि अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो वहां से, अगर मेडिकल लाइन से नहीं हो तो किसी एनजीओ वर्क्स या किसी ऐसे चीजों के साथ जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। तो उससे कम से कम आपको एक मानसिक शांति प्रदान होगी, या किसी तरीके की कोई गहरी खोज होगी। 11 नंबर की जो राशि है, 11 नंबर की जो राशि है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को ड्रिवन करती है। ऐसे स्थिति में आप किसी भी तरीके से तकनीक से जुड़े हुए चीजों पर अगर फोकस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो एक नेचुरल वे में आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी और आप पाओगे कि आपके मन में आने वाली जो बेचैनियां है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो सोचने का ढंग है वो शनि है और वो अष्टम में बैठा है, गहराइयां खोजना चाहता है। लेकिन जो राशि है वो शनि की है, वो प्रैक्टिकल चीजों को खोजना चाहता है। ठीक है, 8वां घर जो है वो एस्ट्रोलॉजी देता है ऐसा नहीं बोला जाता, बोला ये जाता है कि 8वां घर ऑक्कल्ट साइंसेस देता है। ऑक्कल्ट साइंसेस में एस्ट्रोलॉजी भी आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करना भी यहीं से देखा जाता है। जितने भी तरह की खोज होती है जो कि मानवता को किसी न किसी रूप में मदद करती हो, वो सब कुछ 8वें घर से देखा जाता है। और शनि क्योंकि प्रैक्टिकल प्लैनेट है, हार्डवर्किंग प्लैनेट है, इसलिए हार्ड वर्क के साथ आप इन चीजों के ऊपर जुड़ के काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को सक्सेस कर जाएंगे। इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह होते हैं वो है मंगल, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। किसी के साथ सीधा संबंध नहीं बन रहा, लेकिन दृष्टि संबंध बन रहा है शनि और मंगल से। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो 7, 8 इन दोनों के ऊपर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन पॉजिटिविटी दे रहा है। पंचम दशम का मंगल यानी कि एक केंद्र एक त्रिकोण अपने आप में कंप्लीट, उसका संबंध सप्तम 7th के केंद्र के साथ होना ये पॉजिटिव चीज है। आपको धन दे सकता है लेकिन चीजें देर से होंगी, कारण वही 10th हाउस के अंदर कोई ग्रह नहीं और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। 4th हाउस के साथ भी यही परिस्थिति है, इस कारण से आपको इन दोनों चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कुंडली में शनि एज सच तो कहीं ये नहीं शो कर रहा कि आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, लेकिन नवमांश में क्या हो रहा है कि शनि जो है वो राहु से कनेक्ट हो रहा है और राहु जो है वो विदेश को दर्शा है। तो हो सकता है कि आफ्टर मैरिज किसी तरीके से कोई कॉम्बिनेशन कनेक्शन वहां बन जाए, क्योंकि शुक्र जो कि 4th लॉर्ड है और साथ साथ 11th लॉर्ड है, उसका 12th हाउस से कनेक्शन है, इसीलिए विदेश में जाके रहने की सिचुएशन बन सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका कुंडली का एनालिसिस। जहां तक इसमें पॉजिटिव आउट प्लैनेट्स की अगर आप बात कर रहे हो तो जुपिटर जो है वो इस कुंडली में, क्योंकि चंद्र राशि का भी स्वामी है, वैसे वो छठे का स्वामी है, परेशानी देता, साहस पराक्रम पे बार बार टेस्ट करता, लेकिन चंद्रमा जहां बैठे हैं उसका स्वामी है, इस कारण से वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। मंगल पॉजिटिव ही है और साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि इस कुंडली के अंदर एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है वो होंगे राहु और केतु।
क्योंकि ये दोनों के दोनों ही आपके कुंडली में वर्ग उत्तम हुए हैं। इसीलिए राहु की दशा आपको उन्नति देगी, इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं थोड़ा सा परेशान इसलिए करती रहेंगी क्योंकि जो मन है, जो चंद्रमा है, वो छठे भाव में बैठा है, इसलिए बार बार परिस्थितियां आपसे संघर्ष कराती हुई आपको मिलेंगी। धन्यवाद।